हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी और बॉर्न-हेबर साइकिल पे बातचीत की थी और क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आइए आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमारा मेन मोटिव क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को समझना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को समझने से पहले न्यूट्रलाइजेशन समझना होगा, कितने तरह के न्यूट्रलाइजेशन है ये समझना होगा, और उससे भी पहले ये समझना होगा कि एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। तो आइए है ना, लेक्चर 6 की शुरुआत करते हैं एसिड्स से। ठीक है, एसिड्स किसे कहते हैं आपको मैं बताऊं। एसिड्स जो होते हैं है ना, देखिए एसिड का बहुत सारा डेफिनेशन है ना। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है ना, लेविस कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट रखते हैं है ना। अभी इसके डिटेल में हम लोग आयनिक चैप्टर में जाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग एसिड्स को सिंपल रखते हैं। कोई भी चीज जो पानी में जाने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करे उसको एसिड कहते हैं। ठीक है, एनी केमिकल स्पीशी विच furnishes H+ ion in aqueous medium, which furnishes H+ ion in aqueous medium is acid. Furnishes H+ ion in aqueous medium is acid. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, आप HCl को एसिड कह सकते हैं क्योंकि ये पानी में जाने के बाद है ना H+ aqueous और Cl- aqueous में चेंज होता है। ठीक है, आप HNO3 को आप एक एसिड कह सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद अगेन H+ आयन प्रोड्यूस करता है और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। अब मेन बात क्या है, मान लीजिए एसिड है। एसिड कितने तरह के होते हैं इसको भी समझिए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कितने तरह के एसिड होते हैं, क्योंकि हर एसिड का बिहेवियर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डिफरेंट होता है। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं एसिड की ही बात करता हूं, चलिए एसिड्स की बात की जाए। एसिड्स दो तरह के होते हैं है ना केमिस्ट्री में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं समझा जाए, हर उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं जो पानी में जाने के बाद 100% डिसोसिएट कर जाए, पूरा डिसोसिएट कर जाए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अंडरगोज 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन है ना, 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। जैसे HCl प्लस aqueous चेंजेस इनटू H+ aqueous प्लस Cl- aqueous। एक इक्विवेलेंट है, जीरो है ना। थोड़ी ये शुरुआत में ऐसा है, मान लीजिए आपने एक इक्विवेलेंट लिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बहुत समय बाद पता चला आपने देखा ये जीरो इक्विवेलेंट हो गया, ये एक इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट की जगह आप अभी मोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग डायरेक्टली यही लेक्चर देख रहे हैं और अगर उन्होंने रेडॉक्स नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि उनको थोड़ी बहुत इक्विवेलेंट्स में दिक्कत हो। तो ऐसा होता है, एक मोल लिया मैंने इसे, शुरुआत में ये जीरो था, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हो जाएगा। तो क्या पता चला, जितना लिए थे 100% टूट गया। ठीक है, 100% टूट गया। ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड किसे कहते हैं? वीक एसिड की परिभाषा क्या होती है? दे अंडरगो इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, इनकम्प्लीट, अधूरा टूटते हैं ये। ठीक है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि एक एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। कैसे पता? आप कभी भी एसिटिक एसिड को लेंगे, एसिटिक एसिड जो है वो पानी में पूरा नहीं टूटेगा। अगर आप एक मोल लेंगे शुरू में ये आयंस होंगे नहीं, समय जीरो था, लेकिन बहुत समय बाद आप हो सकता है इसमें से थोड़ा सा 10% टूट जाए, 0.1 मोल टूट जाए, और ये कितना बने, क्योंकि एक टूटता है तो ये एक बनता है, एक टूटता है तो ये भी एक बनता है, इसलिए 0.1 अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये 0.1 बनेगा और ये 0.1 बनेगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि है ना 0.9 मोल्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सीखा मैंने सीखा कि एसिड्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहते हैं जो पूरा टूट जाते हैं, यहां कुछ बचता नहीं, जबकि वीक एसिड जो होते हैं वो इनकम्प्लीट टूटते हैं, पूरा आपने 1 मोल लिया सिर्फ 0.9 ही टूटा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हमेशा एक
यूनिडायरेक्शनल एरो से दिखाते हैं, जबकि वीक एसिड्स का डिसोसिएशन हम लोग हमेशा एक बाई डायरेक्शनल एरो से दिखाते हैं। दो दिशाओं में चीजें टूटती हैं, ठीक है ना, दो दिशाओं में चीजें टूटती हैं, दोनों तरफ चीजें रिएक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी वीक होंगे उनके लिए बाई डायरेक्शनल एरो लगेगा, जब भी लोग स्ट्रांग होंगे सिंगल डायरेक्शन का एरो लगेगा। दूसरी बात क्या, दूसरी बात इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स दुनिया में सिर्फ 7 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो आपके लेवल पे HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जबकि अगर आप वीक एसिड्स की बात करिए तो हर वो एसिड वीक है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल एसिड्स आर वीक एसिड्स if they are not strong, are not strong, if they are not strong, ठीक है। तो एक चीज हम लोगों ने पहली चीज कवर कर ली कि एसिड किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तर्ज पर हमें यह देखने की जरूरत है कि बेस किसे कहते हैं। फिर जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं बेस किसे कहते हैं। बेस, अब यहां पे बेस का बहुत डीप डेफिनेशन नहीं लेना है, सिंपल डेफिनेशन है। बेस हर उस चीज को कहेंगे जो पानी में OH माइनस आयन फर्निश करे। जैसे फॉर इंस्टेंस NaOH, NaOH अगर पानी में आप डिसॉल्व करेंगे, NaOH प्लस एक्वस, एक्वस मतलब बहुत सादा पानी, ठीक है, ये आ जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है ना, ऐसे टूट जाएगा, ठीक। या KOH, KOH एक बेस है क्योंकि पानी में जाने के बाद ये K प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में चेंज करेगा, ठीक है, ऐसे चेंज कर जाएगा। अब बेस किसे कहते हैं, बेस का डेफिनेशन यही हो जाएगा क्या, एनी स्पीशी ऑफ कोर्स केमिकल स्पीशीज विच फर्निशेस OH माइनस आयन इन एक्वस मीडिया, ठीक है। OH माइनस आयन अगर एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस करता है तो हम उसे बेस कहते हैं, ठीक है ना, बेस कहते हैं। अब बेस का भी एसिड जैसे देखा वैसे बेस भी देख लिया जाए कि बेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो एसिड के तर्ज पर बेस भी दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज दो तरह के बेस में क्लासिफाई हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस जैसे एसिड के लिए बताया था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहते हैं जो 100% डिसोसिएशन करे, दे अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम, ठीक है। एक्वस मीडियम में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं क्या कहना चाहता हूं, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए अगर आप NaOH लेते हैं तो NaOH जैसे ही आप पानी में से डिसॉल्व करेंगे ये पूरा टूट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 1 मोल लेते हैं, ये 0, ठीक है, तो ये 0 होगा, ये 1 मोल होगा और ये 1 मोल हो जाएगा, ठीक है ना, 1 मोल हो जाएगा। तो ऐसे टूट रहा है, यानी 1 0 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने कि स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहते हैं जो शुरुआत में आप जितना भी लीजिए बहुत समय बाद उसकी मात्रा बचेगी नहीं, 0 बचेगा, ठीक है, इसको आप स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। वीक बेस किसे कहते हैं, वीक बेस उसे कहते हैं जो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करता है, ठीक है, अंडरगोज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, है ना, इन एक्वस मीडियम ऑफ कोर्स, ठीक है। एक्वस मीडियम में ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट करने वाले लोग हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे NH4OH हो गया। NH4OH एक वीक बेस है, पानी में डिसॉल्व करते ही, है ना, ये अधूरा टूटता है NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में, ठीक है। मतलब ये आप अगर 1 मोल लेंगे ये 0 0 होगा, 1 मोल में से हो सकता है कि 0.1 मोल डिसोसिएट कर जाए और ये 0.1 मोल बने और ये 0.1 मोल बने, ठीक है। इसको आप, है ना, वीक बेस कहते हैं। यानी वीक बेस में शुरुआत में जितना लो लास्ट में कुछ ना कुछ बचा रह जाता है,
इसको आप वीक बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो मोटे तौर पर मैं जानता हूं कि ये बात, इसमें जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसमें कुछ वीक भी है, लेकिन अभी फिलहाल उस वीक और स्ट्रांग की बात हम लोग है ना आयनिक में करेंगे। यहां पर मोटे तौर पे जान लीजिए स्ट्रांग बेस किसे कहेंगे। आमतौर पर अल्कली मेटल कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं है ना, आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, अल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल आपके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है ना, इनको आप स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या, अगर वीक बेस किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे उनको हम लोग किस में क्लासिफाई कर देंगे? वीक बेसिस में क्लासिफाई कर देंगे। यानी है ना, ऑल बेसिस, जो हमने आज डेफिनेशन दिया बेस का, ऑल बेसिस विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग आर वीक बेसिस। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़ा। एसिड किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, है ना, कितने तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। बेस किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, इतनी बातें करने के बाद आइए अब हम लोग इनके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अब हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। आइए टॉपिक, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? हर वो रिएक्शन जिसमें एक एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन जिसमें एक एसिड हो, एक बेस हो, रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बनाए और वाटर बनाए, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अब तो ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिखाने नहीं जा रहा हूं, इतना क्लियर है। दूसरी बात, व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? डेल्टा एच न्यूट्रल, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक बेस है और एक एसिड है, रिएक्ट करते हैं, NaCl और वाटर बनता है। अगर इसका एक इक्विवेलेंट और इसका एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है तो इसमें निकलने वाले हीट को हम, हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसमें एनर्जी रिलीज ही होती है। ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one equivalent of acid reacts with one equivalent of base। ठीक है, हो सकता है कई लोग को एक इक्विवेलेंट ना समझ में आता हो, अभी मैं हल्का सा इसका डेफिनेशन दे दूंगा। ठीक है, इक्विवेलेंट भी मोल की तरह ही होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, है ना। आमतौर पे अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, अगर आपको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पता है तब तो ये आपके लिए बहुत इजी है कि जब भी एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट करता है, जो भी एनर्जी निकलती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर ये दो इक्विवेलेंट और ये दो इक्विवेलेंट होगा तो जो एनर्जी निकलेगी, है ना, उसको आप 2 टाइम्स हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो इक्विवेलेंट रिएक्ट किए हैं। अगर ये दो इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है और ये एक ही इक्विवेलेंट है ना, तब आप इस हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया होगा और एक इक्विवेलेंट इसका बच गया होगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि उस एनर्जी, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए। ठीक है ना, एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट कर जाए। मन में एक चीज आ सकती है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट, तो मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनको अभी फिलहाल छोटा सा एक डेफिनेशन दे सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है,
इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर दो केसेस में अलग अलग हो जाएंगे। एसिड के लिए एक मॉलिक्यूल में कितने H प्लस है, जैसे H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 H प्लस होगा, जबकि HCl का वैलेंसी फैक्टर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने H प्लस आयन है, यही इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। अगर वैलेंसी फैक्टर किसी बेस का निकालना हो, देखिए वैलेंसी फैक्टर्स केमिस्ट्री में 7, 8 या 9 जगह सीखे जाते हैं। पहला एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, आयंस, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एलिमेंटल गैसेस, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। टोटल 9 जगह, है ना, वैलेंसी फैक्टर सीखा जाता है ताकि आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाए। पर चूंकि यहां पर हम लोग सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हमको सिर्फ वैलेंसी फैक्टर एसिड और बेस का जानना है। ठीक है, अगर आप वैलेंसी फैक्टर के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप रेडॉक्स रिएक्शंस का वीडियो लेक्चर्स देखिए। ठीक है, वहां पे मैंने वैलेंसी फैक्टर्स पे बहुत ही डिटेल्ड बातचीत की है, और शायद ही ऐसा केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड या रिएक्शन बच जाएगा जो आप वैलेंसी फैक्टर पढ़ने के बाद कवर ना कर सकें। ठीक है ना, यहां पर चूंकि हमको एसिड्स और बेसिस की ही जरूरत थी, इसलिए मैंने सिर्फ एसिड बताया, और बेस के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। बेस का जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस पर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस पर मॉलिक्यूल जो निकलते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस NaOH का, है ना, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 OH है, 2 OH है, 1 OH है। ठीक है, 1 OH हो जाएगा। तो मैंने क्या सीखा अभी, मैंने आपको 2 बातें और बताई। पहले मैंने आपको एसिड्स के बारे में सिखाया, फिर मैंने आपको बेस के बारे में सिखाया। अब तीसरी चीज क्या सिखाई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। अगली चीज क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहेंगे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन में जितना हीट निकलता है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये 4 बातें हम लोगों ने अभी तक इस लेक्चर में सीखा है। पांचवी चीज क्या सीखनी है, पांचवी चीज सीखनी है टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आइए टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। Types of neutralization reactions। पहली चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट कर जाएं, ये केस फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ का न्यूट्रलाइजेशन। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो, इसका न्यूट्रलाइजेशन। तीसरा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और वीक एसिड हो वीक बेस हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, इतनी चीजें हैं जो इतने टाइप के न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। लेकिन भले ही ये 4 तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रहे हैं, हम लोग इसको 2 ही कंसिडर करेंगे। एक, जब बोथ कंपोनेंट, भाई 2 ही चीजें लगनी है, एक एसिड लगना है और एक बेस लगना है, तो अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे तो हम कहेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, both components are strong। इसमें क्या है, ये दोनों केस एक्चुअली एक ही केस है। क्यों, यहां वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी कोई एक कंपोनेंट वीक हो जाता है उसको हम सेकेंड केस कहेंगे। ठीक है, तो केस सेकेंड, व्हेन one component, either acid or base, one component is weak and another is strong। ठीक है, another is strong। तो अगला अगर strong है एक weak है तो ये केस सेकंड हो जाएगा। और थर्ड केस जो हो जाएगा उसमें हम देखेंगे दोनों components strong है, both components strong, components strong,
दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे। तो ये थर्ड केस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं केस फर्स्ट कह सकता हूं, ठीक है, इसको मैं केस फर्स्ट कह रहा हूं, इसको मैं केस सेकंड कह रहा हूं, और इसको मैं केस थर्ड कह रहा हूं, ठीक है ना, केस थर्ड कह रहा हूं। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके तीनों केसेस को, और जब हम एक एक करके तीनों केसेस समझ जाएंगे तो फिर हम इनको समराइज करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन both components are strong, when both components are strong, है ना। मान लीजिए एक एसिड है HCl प्लस एक्वस गिव्स H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है ना। और NaOH एक्वस, या आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, इसको ऐसे समझा जाए, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में HCl है और एक में NaOH है, और ये दोनों टेस्ट ट्यूब आप एक बीकर में, है ना, ऐसे डालने वाले हैं, ठीक है, इसमें डालने जा रहे हैं। क्या होगा, जब HCl एक्वस स्टेट में होगा तो HCl प्लस एक्वस, HCl एक्वस का मतलब होता है कि इसमें H प्लस अलग होगा और Cl माइनस अलग होगा, है ना। ये दो कंपोनेंट्स जो हैं इसमें होंगे, तो यहां पर दो आयंस हैं, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो आयंस हैं, ठीक है ना, NaOH प्लस एक्वस चेंजेस इनटू Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है ना, सॉरी OH माइनस एक्वस, ठीक है। इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं, है ना, Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो आयंस होंगे H प्लस और Cl माइनस, और इसके अंदर दो आयंस होंगे Na प्लस और OH माइनस। अब मैं एक बात समझाऊं आपको, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस, आप बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, किसी भी एसिड में से अगर आप H प्लस निकाल दीजिए तो जो बच जाता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक होगा। क्यों वीक होगा, तभी ये स्ट्रांग होगा। देखिए, एक एसिड के स्ट्रांग होने में या एक बेस के स्ट्रांग होने में, है ना, उस एसिड का कोई रोल नहीं है। ये जैसे ही टूटा होगा, H प्लस इसके पास गया होगा दोबारा रिएक्ट करने के लिए, पर Cl माइनस ने मना कर दिया कि मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं एक वीक बेस हूं। वीक बेस मतलब स्टेबल, वीक बेस स्टेबल होता है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो चूंकि ये इससे रिएक्ट नहीं करता, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसमें बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। तो किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, जितना उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है होगा उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहां पर HCl स्ट्रॉन्ग है क्योंकि Cl माइनस वीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। कॉन्जुगेट एसिड उस चीज को कहते हैं जो बेस में से OH निकाल कर आता है, ठीक है। ये जरूर स्टेबल होगा यानी वीक होगा। वीक, देखिए वीक चीजें किसी से रिएक्ट नहीं करती। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तुरंत विगरसली रिएक्ट करेगा, लेकिन जो वीक बेस होगा वो जल्दी रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, और जो रिएक्ट ना करे उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज सीखी यहां पे कि ये HCl है, ठीक है, HCl प्लस एक्वस चेंज H प्लस प्लस Cl माइनस, ये वीक कॉन्जुगेट बेस के वजह से स्ट्रॉन्ग है, ये एक ही दिशा में टूट जाएगा, वापस रिएक्शन नहीं होगा। NaOH भी जो है वो पानी में जाने के बाद टूटेगा। Na प्लस वीक है, स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो जब भी आप इन दोनों को मिलाएंगे, जब भी आप इन दोनों कंपोनेंट्स को इस बीकर में मिलाएंगे, Na प्लस और क्लोराइड माइनस दोनों वीक कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे को देखेंगे पर एक दूसरे से रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे। लेकिन H प्लस और OH माइनस दोनों विगरसली रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, ठीक है ना, H2O बनाएंगे। मैंने माना कि ये एक इक्विवेलेंट था, पानी में टूटने के बाद ये भी एक इक्विवेलेंट
और ये भी एक इक्विवेलेंट बनेगा, ये भी एक इक्विवेलेंट था, पानी में टूटने के बाद ये भी एक इक्विवेलेंट और ये भी एक इक्विवेलेंट बनेगा। यानी यहाँ H प्लस एक इक्विवेलेंट था जो कि एसिड से आया था, और यहाँ बेस भी एक इक्विवेलेंट होगा, OH जो है वो NaOH से आया हुआ है। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। ठीक है, आपस में रिएक्ट करेंगे, 0 0, ये एक इक्विवेलेंट वाटर बन जाएगा। और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? तो बच्चों H प्लस और OH माइनस जब भी एक एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी फिक्स्ड है, -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, या कैलोरीज में लोग इसे -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, तो एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं क्योंकि वो वीक होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। असलियत में रिएक्शन H प्लस और OH का होता है, वाटर में चीजें चेंज करती हैं। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने का मतलब H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगली बार अगर मैं टेस्ट ट्यूब में KOH एक्वस लेता हूं और HNO3 एक्वस लेता हूं, होगा क्या? HNO3 फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूट जाएगा H प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस में। ठीक है, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा। ठीक है ना, वीक होगा। ठीक है, ये वीक है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। KOH के साथ बात करिए, KOH K प्लस प्लस OH माइनस एक्वस एक्वस। ठीक है ना, एक्वस है। ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो क्या होगा? वीक होगा। अगेन जब आप HNO3 और KOH को मिलाकर एक बीकर में डालेंगे, एक बीकर में अगर आप इसको डालते हैं तो होगा क्या? NO3 माइनस रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस वीक होते हैं। KOH का कॉन्जुगेट एसिड K प्लस भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो भी वीक है। ठीक है, यानी फिर अगेन रिएक्शन क्या होगा? H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन होगा, वाटर बनेगा। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन उतना ही निकल के आएगा, -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या -13.7 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। तो अभी अभी मैंने फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में या फर्स्ट केस में एक बात बड़ी अनोखी सीखी, क्या? कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और बोथ कंपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, तब निकलने वाला जो हीट है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो भी हीट निकलता है वो कांस्टेंट होता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने HCl और NaOH लिया है या आपने HNO3 और KOH लिया है। ठीक है, तो केस फर्स्ट की स्टडी करके हमने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा क्या? कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong acid and strong base is constant and is equal to -57.3 या -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। मैं कह सकता हूं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैं कह सकता हूं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस is constant and is equal to -57.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट और -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज एसिड सीखा, बेस सीखा, व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सीखा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सीखा, और टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में भी हम पहला केस सीख चुके हैं। अभी अभी मैंने दो केसेस लेकर यह समझाने की कोशिश की है कि अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, आइए सेकंड केस देखते हैं जहां अगर कोई एक कंपोनेंट वीक हो जाए तो क्या किया जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जहां कोई एक कंपोनेंट वीक होता है, ठीक है ना, एनी वन कंपोनेंट इज वीक, तो कोई भी कंपोनेंट वीक हो जाएगा तो ये केस लग सकता है, चाहे वो एसिड वीक हो चाहे बेस वीक हो। तो आइए एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें मैं बेस स्ट्रॉन्ग ले लेता हूं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक इक्विवेलेंट लिया मैंने। एसिटिक एसिड एक
वीक एसिड है और इसको भी मैंने एक इक्विवेलेंट लिया। अब होगा क्या, यहां पर एक्वस है दोनों, ऑफ कोर्स, ठीक है, एक्वस एक्वस, ठीक है ना, एक्वस, दोनों एक्वस है। अब यहां पर बेस जो होगा वो NaOH एक्वस जो है Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, टूटा होगा, ठीक है ना, ऐसे टूटा होगा। अगर आप एक इक्विवेलेंट इसको लेते हैं, ये 0 0 0, एक इक्विवेलेंट पूरा पूरा टूट जाए, ठीक है। अच्छा, और अगर आप वीक एसिड को लेते हैं तो वीक एसिड नेचुरली रूम टेम्परेचर पर जितना हीट होता है उससे हो सकता है कि 10% टूट गया हो, ठीक है ना, 10% टूट गया हो, ज्यादा नहीं टूटता ये। मान लीजिए ये एक इक्विवेलेंट लिया था मैंने, ये 0 है, ये 0 है, हो सकता है एक इक्विवेलेंट में से 0.1 टूट गया हो, 0.9 बचा है, 0.1 इक्विवेलेंट बचा है और ये 0.1 इक्विवेलेंट बचा, ठीक है ना, बना। अब होगा क्या, जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे, आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का ये जो कंपोनेंट है ये वीक एसिड है ना, स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन अगर होगा तो OH और H+ में होगा। तो आइए एक सिंपल लेखा जोखा रखते हैं, H+ एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस चेंजेस इनटू H2O H2O। H+ कितना है, 0.1, ठीक है, OH माइनस कितना है, एक इक्विवेलेंट, ठीक है, यहां से आया OH माइनस पूरा पूरा एक इक्विवेलेंट यहां पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन एसिटिक तो NaOH से आया एक इक्विवेलेंट, OH पूरा पूरा मौजूद है, लेकिन एसिटिक एसिड से H+ सिर्फ 0.1 है, तो 0.1 1 0 0 0.9 0.1, ठीक है, या वाटर को छोड़ दिए, वाटर बहुत ज्यादा होता है मात्रा में ऐसे। अब क्या हुआ, 0.1 से रिएक्ट किया तो यहां एनर्जी कितनी निकलेगी, एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है तो 57.3 निकलती है, तो 0.1 इक्विवेलेंट अगर 0.1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा तो यहां है ना -5.73 किलो जूल निकलेगी एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी निकली इसका कुछ कंपोनेंट यहां फिर से, भाई ये जो एनर्जी निकल रही है ये इसी बीकर में है, या इन दोनों को जिस बीकर में मिलाया गया है, इन दोनों को जिस बीकर में या जिस फ्लास्क में बीकर में मिलाया गया है, ये एनर्जी उसी में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, यहां पे जो प्रोड्यूस हुआ -5.73 किलो जूल, ये हीट जो है फिर से इसको आयनाइज करेगा। तो अब 0.9 था, अभी भी 0.9 है, ये भी 0.1 है, लेकिन ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये जो 0.1 था वो रिएक्ट करके खत्म हो गया। अब तो यहां पे कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। देख सकते हैं ये 0.1 जो था वो उस रिएक्शन में अवेलेबल हुआ, रिएक्शन हो गया, 0 बचा, यानी फाइनली यहां पे H+0 बचा। फिर ये 0.1 टूट जाएगा। क्यों टूटा, क्योंकि इसके 0.1 यहां आने से ये जो हीट निकला ये इस रिएक्शन को फर्दर आयनाइज करेगा। अब 0.9 से ये 0.8 इक्विवेलेंट हो गया, फिर 0.1 टूटा, अब ये 0.2 हो जाएगा, फिर ये 0.1 इक्विवेलेंट बनेगा, फिर ये 0.1 यहां के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये पहले से 0.9 था, इसका 0.1 उसके 0.1 से रिएक्ट करेगा, फिर 5.73 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ये अब नहीं बचा, ये अब 0.8 हो गया। ये जो हीट निकला, इस हीट से फिर से इसका थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो थोड़ा बहुत आयनाइजेशन होगा। ये चूंकि खत्म हो गया तो यहां पर H+ फिर खत्म हो गया। ये 0.2 है, ये 0.8 है, उस हीट के वजह से ये फिर टूटेगा। अब ये 0.7 बचेगा, ये 0.3 बनेगा, ये फिर 0.1 बनेगा, फिर ये इस रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा 0.1। ये पहले से 0.8 है, 0.1 0.8 से रिएक्ट करके फिर से -5.73 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। इसका कुछ नहीं बचेगा, इसका 0.7 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं टुकड़ों में ही सही, थोड़ा थोड़ा करके ही, है ना, धीरे धीरे करके ही अंततः इसका पूरा एक इक्विवेलेंट और इसका पूरा एक इक्विवेलेंट रिएक्ट कर जाएगा। यानी इस रिएक्शन में टोटल एनर्जी निकलेगी कितनी, उतनी जितना एक इक्विवेलेंट H+ और एक इक्विवेलेंट
OH माइनस के रिएक्ट करने पे बनती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक इक्विवेलेंट लिया गया है, पहले स्टेप में 0.1 निकला, फिर 0.1 निकला, फिर 0.1 निकला, ऐसे धीरे 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 करके इसका पूरा एक इक्विवेलेंट खर्च हो जाए। तो टुकड़ों में ही सही H प्लस 0.1 मिला, 0.1 से रिएक्ट किया गया, अब ये 0.9 बचा, फिर 0.1 मिला, फिर 0.1 से रिएक्ट किया गया, अब ये 0.8 बचा, फिर 0.1 बना, फिर 0.1 से रिएक्ट किया। ऐसे करते करते धीरे धीरे इसका एक इक्विवेलेंट और इसका एक इक्विवेलेंट पूरी तरह से एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएगा और इसकी जो एनर्जी रिलीज हुई होगी टोटल, वो इतनी रिलीज हुई होगी। रिलीज होने वाली एनर्जी को हम माइनस लिखते हैं, लेकिन इस एनर्जी में से एक छोटा सा भाग इस एसिड को आयनाइज करने में या तोड़ने में चला गया। यानी मैं लिख सकता हूं कि जितनी रिलीज हुई प्लस इसमें से कुछ भाग आयोनाइजेशन में खर्च हो गया, जो बचा वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, जो बचा वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। तो मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि अगर कोई एक कंपोनेंट वीक हो जाएगा तो जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो एक इक्विवेलेंट बेस और एक इक्विवेलेंट एसिड के रिएक्ट करने पर एनर्जी तो उतनी ही रिलीज होगी जितनी माइनस 57.3 किलो जूल पर जूल एनर्जी रिलीज होगी। हां, एक अंतर जरूर आएगा, कुछ एनर्जी है ना उस वीकर कंपोनेंट को आयनाइज करने में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। आप पूछ सकते हैं कि सर पहले केस में तो खाली माइनस 57.3 था, ऐसा इसलिए था क्योंकि हीट ऑफ आयनाइजेशन स्ट्रांग लोगों का 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक कंपोनेंट वीक है तो फिर हमको उसका हीट ऑफ आयनाइजेशन यहां पर लेने की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब आप थर्ड केस देखेंगे। आइए केस थर्ड देखते हैं। तो आइए, अब तक हम लोगों ने जो भी केस देखा, केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस थर्ड भी देखते हैं और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अगर दोनों कंपोनेंट वीक हो जाए ना, बोथ कंपोनेंट्स आर वीक, अगर दोनों कंपोनेंट्स वीक हो जाएंगे तो क्या करते हैं? ठीक है, अगर दोनों कंपोनेंट्स वीक हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब में मैं एसिटिक एसिड लेता हूं और एक टेस्ट ट्यूब में मैं NH4OH लेता हूं। मुझे मालूम है ये एक एक इक्विवेलेंट लेने पर भी, है ना, एक एक इक्विवेलेंट लिया है मैंने। ठीक है, और ये दोनों एक एक इक्विवेलेंट लेने पे भी पूरे टूटे तो होंगे नहीं, अधूरा ये इनका आयनाइजेशन होगा। अगर आप इनको मिला देंगे तो ये, जैसे मैंने पिछले केस में बताया था, ये पार्ट्स में ही रिएक्ट करते करते थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, थोड़ा टूटेंगे, फिर थोड़ा रिएक्ट करेंगे, फिर थोड़ी एनर्जी निकलेगी, फिर थोड़ा आयनाइजेशन होगा, फिर थोड़ा रिएक्ट करेंगे। तो ये एक विशियस सर्कल सा बन जाएगा और एंड रिजल्ट, आप अगर नेट रिजल्ट निकालेंगे तो नेट रिजल्ट होगा कि आखिर इसका एक इक्विवेलेंट H प्लस और इसका एक इक्विवेलेंट OH माइनस रिएक्ट करके माइनस 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट इतनी एनर्जी निकल चुकी है, प्लस कुछ एनर्जी हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड में खर्च हो गई, प्लस कुछ हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस में खर्च हो गया। ठीक है, और नेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना आया। ठीक है, इतना निकल के आया। तो अगर मैं चीजों को समराइज करना चाहूं तो बड़े ही आसानी से समराइज कर सकता हूं। क्या कि अब अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप एक समराइजेशन देखने पर शायद चीजें समझ में आ जाए, है ना। टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल, कितना होगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? माइनस 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड 0, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेस 0, यानी ये चीज आ जाएगी माइनस 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, या अगर कैलोरीज में लेंगे तो माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो जाए तो क्या लेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू माइनस 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 0 होगा
और हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेना होगा, यानी आप यहां पे लेंगे हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस ले लेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप लेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू -57.3 किलोजूल प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ, है ना, वीक एसिड ले लेंगे। ठीक है, जो भी कंपोनेंट वीक होगा, है ना, ये वीक था, वीक कंपोनेंट का हीट ऑफ आयनाइजेशन ले लेंगे। एसिड वीक था, एसिड का हीट ऑफ आयनाइजेशन ले लेंगे। ठीक है, और चौथी चीज, अगर दोनों वीक होंगे, वीक एसिड और वीक बेस होगा, है ना, दोनों वीक होंगे, तो आप लिख सकते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू -57.3 किलोजूल प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ क्या, वीक बेस लिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों वीक कंपोनेंट्स होंगे तो दोनों का हीट ऑफ आयनाइजेशन हम इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो ये एक समरी हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स वीक होंगे हम उनका हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में ले लेंगे। बाकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस का बिल्कुल फिक्स होता है, और जिसकी वैल्यू जो है -57.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इस थ्योरी में लगभग हम लोगों को, है ना, 45 मिनट लग गए, है ना। आइए इस थ्योरी को और अच्छा और डीप में समझने के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base in water given heat of formation of H plus ion is 0 and heat of formation of OH minus ion is -55 kilocalories per mole and heat of formation of water is -68.7 kilocalories per mole। तो हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस निकालिए। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली ये रिएक्शन होता है, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस चेंजेस इनटू वाटर, ये रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक तरह का हीट ऑफ रिएक्शन ही है, एक तरह का हीट ऑफ रिएक्शन है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि हीट ऑफ रिएक्शन चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाए, चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाए, चार तरीके से निकलता है। एक हीट ऑफ फॉर्मेशन से, दूसरा हीट ऑफ कंबशन से, तीसरा बॉन्ड एनर्जी से, और चौथा हेस लॉ से, है ना। आप ये जो मैं चार बातें कर रहा हूं, इसके बारे में लेक्चर 2, 3, 4, 5 में बहुत डिटेल्ड बातचीत की है मैंने। ठीक है, तो यहां पर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन लगा देंगे। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा -68.7 किलो कैलोरी माइनस। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ठीक है, 0 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस हो जाएगा -55 किलो कैलोरी पर मोल। ये आ जाएगा -68.7 प्लस 55, ये आ जाएगा -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट।
ठीक है, तो एक 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 क्वेश्चन ऐसा भी जिसमें आपसे खुद निकालने के लिए कहा गया हो कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालिए, जो कि आप 4 तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि ये हीट ऑफ रिएक्शन है। यहां पे मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला तरीका इसलिए बताया क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे है ना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड strong base is minus 13.7 kilocalories 13.7 kilocalories per equivalent, ठीक है, find heat liberated when find heat liberated when one equivalent of HCN reacts with one equivalent of NaOH given heat of ionization of HCN is equal to 10.8 kilocalorie per equivalent। ठीक है, तो एकदम बेसिक सवाल है, बेसिक एकदम सवाल है, जस्ट टेस्ट करना चाहते हैं कि इस सवाल में कि आपको बेसिक पता है कि नहीं। आपको मालूम है कि HCN एक वीक एसिड है, मैंने पहचानना सिखाया था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम पहचानते हैं HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4 और HClO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इन 7 एसिड के अलावा कोई भी एसिड होगा तो वो वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो इसको HCN कहते हैं। ठीक है, NaOH हो जाएगा, NaOH। अब HCN और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट कर रहे हैं NaCN प्लस H2O। ठीक है ना, रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपको मैंने ये हम लोगों ने अभी थ्योरी में थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये केस सेकंड है जिसमें एक कंपोनेंट वीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू माइनस 13.7 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जितना होता है ना, प्लस हीट ऑफ क्या, आयनाइजेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन हो जाएगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया हुआ है, ठीक है, वही तो निकालना है हमें। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आ जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा माइनस 13.6 प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन है 10.8 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 17 माइनस 8 9 2.9 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, यानी इस रिएक्शन में टोटल 2.9 किलो कैलोरी निकलेगा। 10.8 किलो कैलोरी इस वीक एसिड के डिसोसिएशन में खर्च हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH and NH4OH and HCl are minus 50.6 and minus 51.4 kilojoule per equivalent. Calculate enthalpy of acetic acid and NH4OH। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एसिटिक एसिड और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं, इनका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना माइनस 50.6 है। ठीक है, एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसमें रिएक्शन हो जाएगा CH3COO Na प्लस है ना H2O। इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है माइनस 50.6। ठीक है, माइनस 50.6। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना मैंने आपको बताया था, कितना, माइनस 57.3 किलो जूल आप ले सकते हैं, प्लस
हीट ऑफ क्या, आयनाइजेशन। यहाँ पे हीट ऑफ आयनाइजेशन आप किसका लेंगे, एसिटिक एसिड का लेंगे, क्योंकि यही वीकर कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये आपका एसिटिक एसिड का हो जाएगा। ठीक है ना, वीकर कंपोनेंट का हीट ऑफ आयनाइजेशन होगा। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज अगर यही NH4OH और HCl रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, NH4OH प्लस HCl चेंजेस इनटू NH4Cl प्लस H2O, ये रिएक्शन हो रहा है। अगेन यहां पर ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना, वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कितना हो जाएगा, -51.4 इज इक्वल्स टू, अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट वीक है तो फिर आप क्या करेंगे, जितना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जितनी वैल्यू होती है, फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीकर कंपोनेंट। यहाँ पे वीकर कंपोनेंट NH4OH है ना, NH4OH का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, और पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों वीक कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं तब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा। यानी अगर एसिटिक एसिड CH3COOH और NH4OH आपस में रिएक्ट करके CH3COO NH4 और प्लस H2O बनाते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा। अब इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा -57.3 प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, और प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH होगा। ठीक है, NH4OH होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या होता है यहां पर होगा क्या कि यहां से अब इस क्वेश्चन में इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है ना, ये इसका हीट ऑफ आयनाइजेशन रखना होगा और इसका हीट ऑफ आयनाइजेशन रखना होगा, इसका आ जाएगा। इस वाले ये केस हमारा थर्ड है जो मैंने थ्योरी में बताया था, जिसमें दोनों कंपोनेंट वीक है। ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। ठीक है ना, ये चीजें हो रही हैं, तो दोनों का है ना हीट ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे और यहाँ पे हम लेंगे। अब ये दोनों की वैल्यू, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना बहुत आसान है। मैं कह सकता हूं 3 अननोन है, 1 2 3 और 3 इक्वेशन है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप या ऐसे समझ सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख लीजिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकल जाएगा। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू, आप इधर कर दीजिए, 57.3 माइनस 50.6 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 6 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, ये 56 माइनस 50, ठीक है, ये 6.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है ना, 6.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। यहां पे भी आप कर सकते हैं ना, होप आई हैव डन द करेक्ट कैलकुलेशन। 13 माइनस 6 7 हो जाएगा और ये 56 माइनस 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही आप हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ NH4OH निकाल सकते हैं यहां से। NH4OH कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 57.3 माइनस, है ना, 51 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4 7, 13 माइनस 4 7 हो जाएगा 6, 56 माइनस 51, ठीक है, कितना आ जाएगा 5.67 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, 13 माइनस 4 ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इट इज 13 माइनस 4 इज 9, 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को, है ना, इस वैल्यू को आप यहां रखिए, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को आप यहां रखिए, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। आप लिख सकते हैं माइनस 57.3 प्लस, है ना, 6.7 प्लस, है ना, 5.9। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है माइनस 57.3 प्लस, है ना, 9 और 7 16 हो जाएगा और 6 6 12 12.6 हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज लाइक 13 माइनस 6 इज 7। ठीक है, एंड दिस इज लाइक 6, तो माइनस 6 माइनस 2 इज 4। ठीक है, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा 13 माइनस 6 इज 7, 6, ना, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 5 माइनस 1 इज 4, आ जाएगा 44.7 ना
किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा कि कैसे, है ना, दो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था सीखने के लिए कि एक क्वेश्चन में एक कंपोनेंट वीक है, दूसरे में दूसरा कंपोनेंट वीक है। जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप आराम से निकाल सकते हैं, 44.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। हम लोगों ने अब तक 3 क्वेश्चन किए हैं इस टॉपिक पे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of acetic acid HCOOH, HCN and H2SR, है ना, are -13.2, -13.4, -2.9 and -3.8 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ठीक है, पर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, अब इस चीज को समझें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कहता है कि, है ना, अलग अलग एसिड्स का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है। सभी वीक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, HCOH, HCN और क्या H2S है। ठीक है ना, सबका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, ये लिखा नहीं है ना, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही होगा। तो इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पे अरेंज करना है। आपने भी, जब मैं थ्योरी पढ़ा था, आपने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स का डिसोसिएशन 100% होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतना उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। और जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब ज्यादा होता है, जब उसको आयनाइज करने में एनर्जी कम लगे, यानी हीट ऑफ आयनाइजेशन उसका कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तब ज्यादा होता है जब उसका हीट ऑफ आयनाइजेशन कम होगा, यानी उसको आयनाइज करने में एनर्जी कम लगे। आपको यह मालूम होगा कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बिना एनर्जी के ही आसानी से आयनाइज कर जाते हैं, उसमें एनर्जी लगती नहीं, उनका हीट ऑफ आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का 0 होता है। ठीक है, तो एक चीज मैंने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और हीट ऑफ आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप कह सकते हैं, या मैंने सीखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ आयनाइजेशन। हीट ऑफ आयनाइजेशन, तो आप बड़े आसानी से इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज कर सकते हैं अगर आप इनका हीट ऑफ आयनाइजेशन निकाल सके। आइए देखते हैं, अब एक एक करके उठाते हैं। अगर एसिटिक एसिड का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है -13.2 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। लेकिन ये होना कितना चाहिए था, -13.7 प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड होना चाहिए था। ठीक है, यानी यहां से हम हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 13.7 माइनस 13.2। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, यानी मैं कह सकता हूं हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13.7। ठीक है, एसिटिक एसिड का 13.7 माइनस 13.2, यानी ये आ जाएगा 0.5 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, 0.5 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ऐसे ही पहला केस हो गया। ऐसे ही आपका हीट ऑफ आयनाइजेशन HCOOH का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.7 माइनस 13.4, सेम उसी तरह से 13.7 तो फिक्स है। 13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट तब एनर्जी निकलेगी जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, उसमें हीट ऑफ
न्यूट्रलाइजेशन आप घटा दीजिए तो हीट ऑफ आयनाइजेशन आ जाएगा इस फॉर्मूले से। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू -13.7 प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन। सो हीट ऑफ आयनाइजेशन इज ऑलवेज 13.7 माइनस whatever is the heat of neutralization। अब HCOH का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना 13.4, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ठीक है ना। हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN कितना हो जाएगा? हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN हो जाएगा, ठीक है, 13.7 माइनस 2.9, ठीक है, 17 माइनस 9 8 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ये 13.7 17 माइनस 9 8 12 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका 10.8 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ऐसे ही आप अगर हीट ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करेंगे H2S का तो ये आ जाएगा H2S का आ जाएगा है ना 13.7 माइनस 3.8 ये आ जाएगा 17 माइनस 8 19 माइनस 8 9.10 10.9 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां पे मुझे शायद गलती हो रही है, 17 ये 9.9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9.9 8 और 9 17 यस 9.9 आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या कि अगर हीट ऑफ आयनाइजेशन को आप कंपेयर करिए सारे एसिड्स का तो आप कह सकते हैं सबसे कम हीट ऑफ आयनाइजेशन है ना। आप जानते हैं हीट ऑफ आयनाइजेशन और जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, यानी सबसे तगड़ा एसिड कौन सा है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हैं HCOOH सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर एसिटिक एसिड है जो आता है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड आएगा HCOH सबसे ज्यादा, फिर आएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, फिर आएगा H2S और लास्टली आ जाएगा HCN। ठीक है, तो आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ आयनाइजेशन के आधार पर कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इतना होगा। नाउ दैट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जिसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देकर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ दिया गया है ना। आपको इस सेशन में हम लोगों ने कुछ नए चीजें भी सीखी। क्या सीखा कि अगर कभी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो हीट ऑफ आयनाइजेशन के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ strong acid is minus 13.7 kilocalories per equivalent। ठीक है, या इतना है। A weak acid is 15% ionized। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। is ionized if heat of ionization of weak acid is plus 0.35 kilocalories per equivalent, find the enthalpy of neutralization of 1 molar solution of weak acid। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इतना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज इतना। ये तो दुनिया जानती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस 13.7 होता है। एक वीक एसिड है जो 15% टूटा हुआ है, अगर हीट ऑफ आयनाइजेशन इतना है, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो वीक एसिड मान लीजिए HA है, ठीक है, ये HA वीक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्ट करके है ना Na प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में हीट निकलेगा 13.7, क्योंकि किसी भी एसिड और बेस के रिएक्शन में अगर एक इक्विवेलेंट या एक मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वैलेंसी फैक्टर 1 है तो एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं तो माइनस 13.7 हो जाएगा, प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन। देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैंने 1000 बार बताया इस
लेक्चर में कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना हो जाएगा, -13.7 प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, प्लस हीट ऑफ आयोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.7 प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। आप अगर ये वैल्यू यहां पे रख देंगे आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड बिना कहे ही 15% आयोनाइज्ड है, ठीक है, यानी और इसको कितना आयोनाइज करना है, सिर्फ 85%, ठीक है, इसको सिर्फ 85% आयोनाइज करना है। तो आप देखिए 100% आयोनाइजेशन करने में इतनी एनर्जी लगती है, 0.35 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट लगता है। 1% आयोनाइज करने में कितना लगेगा, 0.35 बाय 100, तो 85% आयोनाइज करने में कितना लग जाएगा, 0.35 बाय 100 इंटू 85 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट, ठीक है, किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट लगेगा, ठीक है ना। 85% आयोनाइज करने में इतना लगेगा। अब सीखा क्या हम लोगों ने सीखा ये कि कभी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ एसिड ऐसे हों जो पहले से ही रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल एनर्जी से टूटे हुए हैं, तो पूरा इतना एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी, बल्कि सिर्फ 15% पहले से टूटा हुआ है, यानी सिर्फ 85% आयनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। 85% आयनाइज करने में कितनी एनर्जी लगेगी, इसी का 85%, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -13.7 प्लस, है ना, 0.35 इंटू 0.85, ठीक है। इसको मैं 0.85 कर रहा हूं, 85 बाई 100 को मैं 0.85 कह रहा हूं, ठीक। और इसकी वैल्यू जो है आएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है, -13.4 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी चीजों में बातचीत की। एसिड्स किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, बेस किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, कितने तरह का होता है, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन के, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, और उसके ऊपर तमाम क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। आशा है कि आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में, और बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, प्रेसिपिटेशन एनर्जी इत्यादि इत्यादि पे बातचीत करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच।